गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। ज्योग्राफी पार्ट 1 में हमने 6 चैप्टर तक पढ़ा था। 7 चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आज करेंगे वायुमंडल का संगठन तथा संरचना, चैप्टर नंबर 8। बच्चों, आपने अभी पिछले चैप्टर्स में पृथ्वी की संरचना के विषय में पढ़ा था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी के ऊपर के भागों के विषय में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार अपर्धन और अपक्षय के जो अभिकर्ता हैं उनके द्वारा पृथ्वी का जो तल संतुलन होता है, हमने पृथ्वी का अध्ययन पूरे अच्छे ढंग से पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था। आज हम करेंगे वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। वायुमंडल क्या होता है? जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। जैसे हम एक बॉल को किसी पेपर में या किसी कपड़े में ऐसे लपेट दें, तो जिस तरह से वो पेपर या कपड़ा उस बॉल को चारों तरफ से घेरे हुए है, बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी चारों तरफ से वायुमंडल से घिरी हुई है। तो वायुमंडल क्या है? जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। आज हम उसकी संरचना और संगठन के विषय में पढ़ेंगे। क्या कोई व्यक्ति वायु के बिना रह सकता है? हम लोग दिन में 2-3 बार भोजन करते हैं तथा कई बार पानी पीते हैं, लेकिन सांस लगभग प्रत्येक सेकंड में लेते रहते हैं। जीवित रहने के लिए वायु सभी जीवों के लिए आवश्यक है। मनुष्य जैसे कुछ जीव बिना भोजन और पानी के लिए कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना कुछ मिनट भी जीवित रहना संभव नहीं है। यही कारण है कि हमें वायुमंडल का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है और यह पृथ्वी को सभी ओर से ढके हुए है। इसमें मनुष्य एवं जंतुओं के जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन तथा पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान का 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। वायु रंगहीन तथा गंधहीन होती है तथा जब यह पवन की तरह बहती है तो हम इसे महसूस करते हैं। बहती हुई हवा को पवन कहा जाता है। आपके आसपास वायु पाई जाती है। ये आप तब महसूस करते हो जब आप अपने चेहरे को किसी तरह से ढको। तो ढकने के बाद आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आपको किसी चीज़ की कमी महसूस होती है, क्योंकि उस समय आपके मुंह के पास ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। ऑक्सीजन जो हम वायु में प्राप्त करते हैं, वायु के द्वारा प्राप्त करते हैं, उससे हम सांस लेते हैं। मनुष्य सांस लेते हुए ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। और इसी प्रकार पौधे, इससे अपोजिट कंडीशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल अपने भोजन बनाने के लिए करते हैं और भोजन के जो प्रोसेस होता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, उस प्रक्रिया के द्वारा पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और इस तरह से वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम ऑक्सीजन लेते हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं अपनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हुए। तो इस तरह से जो चीजें हमें चाहिए वो हमें कहाँ से मिल रही है? हमें वायु से मिल रही है, इसके साथ हमें पेड़ पौधों के द्वारा मिल रही है। तो जो वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन है उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने में, और पेड़ पौधों के द्वारा जो ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती है हम उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलती है और ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल में जो एक बैलेंस बन जाता है, पेड़ पौधों के द्वारा बनता है। नहीं तो अगर पेड़ पौधे ना होते तो मनुष्य के द्वारा छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में फैल जाती और वही जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है वो हमें चारों तरफ दिखाई देती है ऑक्सीजन की जगह। तो हम क्या करते हैं? हमारा दम घुटता। इसी तरह से अभी भी कभी कभी आपको घुटन महसूस होती होगी। कभी कभी आप घर से बाहर
निकलने को कहते हो कि मुझे घुटन महसूस हो रही है, क्या बात हवा नहीं चल रही है। तो इस तरह से हम जो महसूस करते हैं घुटन, वो किस लिए होती है? क्योंकि आजकल पेड़ पौधे बहुत कट रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी आ रही है, वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है और वो घुटन हमें महसूस होती है, जो हम महसूस करते हैं उस पोल्यूशन की वजह से, जो हमें हमारा दम घुटता है। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। पृथ्वी जो है इस तरह से जैसे एक पृथ्वी के आसपास एक कवर चढ़ा दिया हो, बिल्कुल वैसे ही वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं, जलवाष्प पाए जाते हैं, धूल के कण पाए जाते हैं, ये सब क्या करते हैं? वायुमंडल का संगठन करते हैं। हवा में उपस्थित उन गैसों का विवरण जो वायुमंडल के निचले भागों में पाई जाती है, वायुमंडल की ऊपरी परतों में गैसों का अनुपात इस प्रकार बदलता है जैसे 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा खत्म होनी शुरू हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही हम हाइट में जाते हैं ज़्यादा, तभी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट में जाते हैं, देखिए 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जैसे हम हिल स्टेशन में जाते हैं या बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, तो हमें क्या है, वहाँ पर बहुत ऊंचे क्षेत्रों में जाने के लिए हमें ऑक्सीजन की, इसी तरह से स्पेस में जाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन जो है वो हमें पृथ्वी के निचली परतों में ही मिलती है, क्योंकि इसमें पेड़ पौधे पाए जाते हैं, पेड़ पौधों के द्वारा भी ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। नेक्स्ट देखिए गैस। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही, ये देखिए सबसे पहले आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक में आपको लेसन नंबर 8 में 8.1 तालिका में वायुमंडल की स्थायी गैसों के बारे में बताया गया, जिसमें नाइट्रोजन है 78%। सबसे ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस को नाइट्रोजन गैस कहते हैं और जिसकी मात्रा है 78.8%। ऑक्सीजन 20.95%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036, नियोन 0.002, हीलियम 0.005 और क्रिप्टन 0.001, जेनन 0.00009, हाइड्रोजन 0.0005। इस तरह से सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन, और सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन। और इस तरह से ये गैसें जो हैं ये वायुमंडल में पाई जाती हैं। अगर हम इनके नाम नहीं भी लिखेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि 78.8% नाइट्रोजन है और 20.95% ऑक्सीजन, और जो अन्य गैसें हैं वो 1%, इन सबको मिला के एक तरह से 1% ही बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है। जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं उन्हें हम सौर विकिरण कहते हैं। सूर्य से आने वाली किरणें सौर विकिरण के लिए ये पारदर्शी है, इसमें से आराम से सूर्य की किरणें निकलकर पृथ्वी के ऊपर पहुंच जाती हैं। लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए ये अपारदर्शी है। पृथ्वी से निकलने वाली विकिरणों को पार्थिव विकिरण कहते हैं। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है तथा इसके कुछ भाग को पृथ्वी की सतह की ओर प्रतिबिंब कर देती है, और इस तरह से पृथ्वी के जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं वो सीधा पृथ्वी के ऊपर पहुंच जाती हैं। और पृथ्वी से वापस लौटने वाली किरणें, ये आपको मैं बताना चाहूँगी कि पृथ्वी की सतह पर शाम को ये प्रोसेस शुरू होती है। सुबह तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं और शाम होने के बाद पृथ्वी से वापस यही विकिरणें, यही ताप लौट कर जाता है, उसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी के ऊपर सूर्य का ताप आता है, सारा ताप पृथ्वी ग्रहण नहीं करती है, कुछ टकराकर वापस आ जाता है, जैसे पेड़ पौधों द्वारा
या चट्टानों द्वारा, पर्वतों द्वारा ये वापस लौट जाता है। तो इस तरह से जो ये पृथ्वी के द्वारा शाम को प्रोसेस शुरू होती है छोड़ने वाली, उस प्रक्रिया को ये रोकती है। यदि सारा ताप पृथ्वी का वापस लौट जाएगा तो पृथ्वी के ऊपर बहुत ठंड हो जाएगी और इतनी जो गर्माहट चाहिए होती रहने के लिए वो भी नहीं मिलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि वो सूर्य की किरणों को तो आने देती है लेकिन पार्थिव विकिरण को जाने नहीं देती। उनके लिए अपारदर्शी है, उनके लिए वो उन्हें बाहर नहीं निकलने देती। और इसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। इसे हम इजीली समझ सकते हैं। जैसे हम एक शीशे की, हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कार की। कार अगर धूप में खड़ी है, अगर आप कार के डोर को एकदम खोलकर अंदर बैठने के लिए जाओगे तो आपको बहुत गर्माहट लगेगी। वो गर्माहट क्यों लगी है? क्योंकि चारों तरफ से शीशे से बनी हुई कार के अंदर सूर्य का ताप एंटर तो हो जाता है लेकिन उस ग्लास से बाहर नहीं हो जाता। और इसे हम इसी तरह समझ सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक इसी तरह का कार्य करती है। जैसे वो कार के शीशे होते हैं, उनसे तापमान अंदर तो आ रहा है लेकिन उसे बाहर नहीं जाने देता। जो गर्माहट हमें कार में महसूस हो रही है वही गर्माहट इस पृथ्वी पर भी महसूस होती है उस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। लेकिन जब इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ताप की मात्रा भी पृथ्वी के ऊपर बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तापमान अधिक होने के कारण पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले पर्वतों के ऊपर ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू हो जाते हैं और वो मेल्ट हुआ पानी जो है बाद में नदियों में बहकर आएगा। नदियों में बाढ़ आ जाती, जो मैंने आपको कल भी कहा था, ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से नदियों में बाढ़ आ जाती है। और ये कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा समझ सकते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस उन जगहों पर बना होता है जहां पर बहुत सर्दी होती है, वहां पर सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंच पाती हैं और जब भी वो पहुंचती हैं तो एक ऐसा घर बनाया हुआ है, एक ऐसा कमरा, एक घर बनाया हुआ है जिसके अंदर शीशे लगे हुए हैं। वो सूर्य का ताप पृथ्वी का वो उस शीशों को क्रॉस कर लेता है और उसके अंदर चला जाता है, उस कमरे में या उस घर में, तो वापस बाहर नहीं जा सकता। वो गर्माहट किसके लिए उपयोगी होती है? वहां पर प्लांट्स लगाए होते हैं जिसके साथ वो प्लांट्स उगते हैं, तो सूर्य के ताप को वो अपने पास सोख लेते हैं और इस तरह से वो ग्रीन हाउस जो है पौधों का घर होता है। हमने उस ग्रीन हाउस का यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर भी मैच मिलाया है कि जैसे उसी से मिलान किया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, जैसे वहाँ ग्रीन हाउस होता है बिल्कुल वैसे ही पृथ्वी के ऊपर वही प्रभाव पड़ रहा है जो मैंने आपको कार के द्वारा भी समझाया था कि कार का शीशे जो है बिल्कुल वैसा एक बहुत बड़ा घर बना होता है जिसके अंदर प्लांट्स लगाए जाते हैं। जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं, टैगा प्रदेश होते हैं, जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, वहाँ के लोग इसी प्रकार से पेड़ पौधों को उगाते हैं ग्रीन हाउस बनाकर। यह ग्रीन हाउस प्रभाव पूरी तरह से उत्तरदायी है दूसरी गैसों का आयतन स्थिर, जबकि पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे हवा के ताप को बढ़ा दिया है। ओजोन वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो पृथ्वी की सतह से 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यह एक फिल्टर की तरह है। जैसे सूर्य की किरणें इसमें से निकलती हैं तो उनमें से पराबैंगनी किरणों को यह अवशोषित कर लेता है जो पृथ्वी के ऊपर नहीं पहुंच पाती। ये किरणें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। यदि ये पृथ्वी के ऊपर पहुंच जाएं तो पृथ्वी को नुकसान कर सकती हैं। इसीलिए ओजोन जो परत है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण परत है क्योंकि वो एक फिल्टर का कार्य कर रही है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर रही है। बाकी इसके आगे वाला चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। यहाँ तक का चैप्टर आप रिवाइज करेंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।